स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भारत में है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है, यह बांग्लादेश के लगभग 14% फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है तथा पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले इसके जल पर निर्भर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भारत में है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। अतः कथन एक सही है। यह बांग्लादेश के लगभग 14% फसल उत्पादन का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले इसके पानी पर निर्भर है। अतः कथन दो सही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में यह नदी प्रमुख सिंचाई स्रोत है, जहां चावल, जूट और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। साझा नदी प्रणालियों के लाभों को अधिकतम करने के सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1972 में एक भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग यानी JRC की स्थापना की गई थी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 96 बड़े बिल्ली रेंज वाले देशों और गैर रेंज वाले देशों का एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य 7 बड़े बिल्लियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। दूसरा कथन है, इसे आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। इसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है। अतः कथन एक सही है। यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, NGT को आवेदन या अपील का निपटारा दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करना होगा। दूसरा कथन है, अध्यक्ष 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT को मामले का समाधान आवेदन या अपील दाखिल करने के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। अतः कथन एक सही है। NGT के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः कथन दो सही नहीं है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत NGT का गठन किया गया है। NGT का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े विवादों का त्वरित निपटारा करना, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का लक्ष्य 100% स्रोत पृथक्करण के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। दूसरा कथन है, ODF++ स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि शहरी कार्यात्मक और स्वच्छ सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा के साथ ODF की श्रेणी में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। स्वच्छ भारत मिशन SBM शहरी 2 SBM-U2 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, डोर टू डोर कलेक्शन और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। अतः कथन एक सही है।
खुले में शौच मुक्त ओडीएफ स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित हो और कोई भी खुले में शौच न करे। ओडीएफएफ प्लस स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि शहरी कार्यात्मक और स्वच्छ सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा के साथ ओडीएफ की श्रेणी में है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ओडीएफएफ प्लस प्लस स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि शहर ओडीएफएफ प्लस की श्रेणी में है तथा शौचालयों से निकलने वाले मल को सुरक्षित रूप से संग्रहित, परिवहन और उपचारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे ईस्ट ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है। दूसरा कथन है यह 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरा कथन है इसका निर्माण मूलतः कोनार राजवंश के अनंत कौन द्वारा करवाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से किस किले का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए चित्तौड़गढ़ किला, विकल्प बी जिंजी किला, विकल्प सी मेहरानगढ़ किला या विकल्प डी रायगढ़ किला। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी जिंजी किला। अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित रणनीतिक रूप से प्रसिद्ध है। इसे ईस्ट ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक है। इस किले का निर्माण मूलतः कोनार राजवंश के अनंत कौन ने 1200 ईस्वी में करवाया था। इसका नाम कृष्णगिरी रखा गया। विजयनगर साम्राज्य ने किले का पुनर्निर्माण करवाया। मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध के दौरान यह किला मराठों, शिवाजी के पुत्र राजा राम प्रथम का अंतिम दुर्ग बन गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच साझेदारी है। दूसरा कथन है इसकी उत्पत्ति 2004 के हिंद महासागर सुनामी के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। तीसरा कथन है इसका पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में आयोजित हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी तीनों या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है तथा एक मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है। क्वाड का उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता, समुद्री सुरक्षा, गलत सूचनाओं और आतंकवाद से निपटने सहित क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना है। क्वाड की उत्पत्ति वर्ष 2004 की हिंद महासागर सुनामी के फलस्वरूप हुई थी, जहां 4 देशों ने मानवीय सहायता प्रदान की थी, अतः कथन 2 सही है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा वर्ष 2007 में औपचारिक रूप से स्थापित यह समूह चीन की प्रतिक्रियाओं के कारण विशेष रूप से वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया के इससे बाहर हो जाने के बाद निष्क्रिय हो गया। चीन के प्रभाव के प्रति क्षेत्रीय दृष्टिकोण में बदलाव के मध्य इसे वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया, जिसका समापन वर्ष 2021 में इसके पहले औपचारिक शिखर सम्मेलन के साथ हुआ, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फैक्ट चेकिंग यूनिट यानी एफसीयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एफसीयू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित फर्जी और गलत सूचना वाली सामग्री को चिन्हित करने का कार्य सौंपा गया है। दूसरा कथन है, यदि फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी सूचना को फर्जी या गलत पाती है तो ऑनलाइन माध्यमों को उसे हटाना अनिवार्य होगा। तीसरा कथन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी तीनों या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फैक्ट चेकिंग यूनिट यानी एफसीयू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित फर्जी और गलत सूचना वाली सामग्री को चिन्हित करने का कार्य सौंपा गया है, अतः कथन 1 सही है। यदि फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी जानकारी को गलत मानती है तो ऑनलाइन मध्यस्थों को उसे हटाना अनिवार्य होगा, अतः कथन 2 सही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। न्यायालय ने माना कि नियम 3(1)(b)(v) के माध्यम से आईटी नियम 2023 में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) और 19(1)(g) का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, पेजर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है पेजर जिन्हें बीपर्स भी कहा जाता है वायरलेस उपकरण है जो संदेश प्राप्त करते हैं तथा उन्हें प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कथन है पेजर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का उपयोग करके कार्य करते हैं। तीसरा कथन है पेजर्स को बिना ध्यान आकर्षित किए दूरस्थ विस्फोट या अलर्ट के लिए संकेत देने हेतु संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी तीनों या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। पेजर जिन्हें बीपर्स भी कहा जाता है वायरलेस उपकरण हैं जो संदेश प्राप्त करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। अतः कथन एक सही है। पेजर टावरों द्वारा प्रेषित रेडियो सिग्नल का उपयोग करते हुए कार्य करते हैं जो उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं जहां सेलुलर सिग्नल कमजोर हो सकते हैं। अतः कथन दो सही नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की कमी के कारण इसके लोकेशन ट्रैकिंग की संभावना कम हो जाती है। पेजर्स को ध्यान आकर्षित किए बिना रिमोट विस्फोट या अलर्ट के लिए सिग्नल ट्रिगर करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जीएसटी के पहले 5 वर्षों में राज्य को उनके वर्ष 2015-16 के राजस्व स्तर की तुलना में 14% वार्षिक वृद्धि के आधार पर राजस्व हानि की भरपाई की गई थी। दूसरा कथन है राज्यों को दिए जाने वाले इस मुआवजे का स्रोत एक उपकर था जिसे केंद्र ने विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर आरोपित और एकत्र किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जीएसटी के पहले 5 वर्षों के दौरान राज्यों को राजस्व की हानि के लिए मुआवजे देने का प्रावधान था जो कि वर्ष 2015-16 में उनके संरक्षित राजस्व पर 14% की वृद्धि के मुकाबले मापा गया था। अतः कथन एक सही है। राज्यों को दिए जाने वाले इस मुआवजे का स्रोत एक उपकर था जिसे केंद्र ने विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर आरोपित और एकत्र किया। अतः कथन दो सही है। भारत के संविधान में परिभाषित उपकर केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जा सकता है और यह केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित संसाधनों के दायरे से बाहर है। अगला प्रश्न है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मंदिर वेंकट पहाड़ी पर स्थित है जो तिरुमाला पहाड़ियों की सप्तगिरी अर्थात 7 पहाड़ियों में से एक है। दूसरा कथन है यह विष्णु के अवतार भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। तीसरा कथन है मंदिर की प्राचीन जड़ें पल्लव राजवंश से जुड़ी हैं जिसका 9वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी तीनों या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर वेंकट पहाड़ी पर स्थित है जो तिरुमाला पहाड़ियों की सप्तगिरी अर्थात 7 पहाड़ियों में से एक है। अतः कथन एक सही है। यह विष्णु के अवतार भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। अतः कथन दो भी सही है। मंदिर की प्राचीन जड़ें पल्लव राजवंश से जुड़ी हैं जिसका 9वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव था। अतः कथन तीन भी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। दूसरा कथन है आरबीआई ने आमतौर पर मुद्रास्फीति को 4 से 6% के दायरे में रखा है। यहां तक कि जब मुद्रास्फीति उच्च सीमा को पार कर गई है तब भी विचलन मामूली रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।